आदाब नाजरीन, लीजिए अपना प्रोग्राम कुछ लम्हे फुर्सत के लेकर आपसे फिर से हम रूबरू हैं अपने वादे के मुताबिक। नाजरीन, ये तो हम सभी जानते हैं कि हम ख़वातीन का समाज में एक अहम किरदार हमेशा से रहा है। दौर गुजरे, वक्त गुजरा, लेकिन ख़वातीन का जो समाज में किरदार रहा है वो वैसा का वैसा ही रहा है। कभी हम ख़वातीन ने एक मकान को बहुत सारे रिश्तों से सजाया और संवारा है, तो कभी घर की चार दीवारी से बाहर निकलकर ख़ुद को साबित किया है। गरज ये कि ख़वातीन ने हर शोबे में तरक्की हासिल की है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि लाइफ में छोटी छोटी कन्फ्यूजन्स पैदा हो जाती हैं, वो मसले जिनका हल हम नहीं ढूंढ पाते हैं। ऐसे में हमें ज़रूरत होती है कि कोई हमें बताए कि इन मसलों का क्या हल है। हमारा ये प्रोग्राम कुछ लम्हे फुर्सत के इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि बहुत फुर्सत से देखा कीजिए, क्योंकि हम अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए आपको कुछ ऐसी बातें बताते हैं जिन्हें आप अपनी ज़िंदगी में शामिल करके खुद की शख्सियत को निखार सकती हैं, संवार सकती हैं। अक्सर हम किताबों में, टीवी पर और यहाँ तक कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी कुछ ऐसे लोगों की स्टोरी को देखते हैं और सुनते हैं जिन्हें देखकर हमें ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी की जो परेशानियाँ हैं वो बेहद मामूली हैं। आज हम आपको एक ऐसी खातून की मोटिवेशनल स्टोरी दिखाएंगे जिनकी ज़िंदगी का मकसद डिसेबल लोगों के ख्वाबों को पूरा करना है, इस सतरंगी दुनिया को उनकी आंखों से देखना और महसूस करवाना है। तो आइए, कैसे उन्होंने डिसेबिलिटी को बड़ी एबिलिटी से इस खूबसूरत दुनिया को देखने लायक बनाया, डालते हैं उनकी ज़िंदगी पर एक मुख्तसर सी नज़र। खुदा ने इंसान को इस दुनिया में बेशुमार नियमतों से नवाजा है, जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इस अतरंगी और सतरंगी दुनिया के रंग अपने दामन में समेटने को भला कौन तैयार न होगा। लेकिन फर्ज कीजिए आप दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह पर हैं, जहां सनराइज का नजारा है, लेकिन आप उसे देख नहीं सकते, या किसी खूबसूरत हेरिटेज मॉन्यूमेंट के करीब हैं, लेकिन ना उसे देख सकते हैं, ना ही उसके अंदर जा सकते हैं, क्योंकि आप चल नहीं पाते। कैसा महसूस होगा आपको? ये सवालात और ये सोच हम सिर्फ अपने जहन तक ही महदूद रखते हैं, लेकिन नेहा ने इन्हीं सवालों को बड़ी शिद्दत के साथ खुद से पूछा और इनके जवाब प्लैनेट एबल ट्रैवल कंपनी के जरिए ढूंढ निकाले। कॉर्पोरेट की दुनिया से किनारा कर नेहा ने प्लैनेट एबल की तामीर एक बेहद नेक इरादे के साथ की। नेहा के वालिद नाबीना और वालिदा व्हील चेयर पर। यही वजह थी कि नेहा को शुरू से ही इस बात का एहसास रहा। नेहा का कहना है कि जिंदगी एक मुकम्मल किताब है। जो लोग ट्रैवल नहीं करते, इस दुनिया के हसीन नजारों को अपनी यादों में शामिल ना कर पाए, समझिए उन्होंने जिंदगी का एक ही वरक पढ़ा है। यूं तो इस दुनिया के रंगों को महसूस करने का हक हर किसी को है, लेकिन हर कोई इतना खुशनसीब भी नहीं होता, खासकर एक माजूर। नेहा ने ठान लिया था कि वो ऐसे माजूर लोगों के ख्वाबों को पर जरूर देंगी। प्लैनेट एबल ट्रैवल कंपनी के जरिए आज नेहा जाने कितने माजूर लोगों को अपने हौसले और नेक जज्बे के चलते दुनिया के रंगों से रूबरू करवा रही हैं। वाकई इनकी मोटिवेशनल स्टोरी को देखकर हमें सबक मिलता है कि कैसे हम सिर्फ अपने लिए नहीं जी सकते हैं, बल्कि दूसरों की भी ज़िंदगी संवार सकते हैं। तो चलिए अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, पिछली दफ़ा हमने आपको मिलवाया था संगीता जी से, जिन्होंने हमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट से जुड़ी बहुत सारी बातें बताई थी। आज फिर से हम आपको संगीता जी के पास लेकर चलेंगे। इसके बाद हम आपको बताएंगे फर्स्ट एड के बारे में। नाज़रीन, घर के ही अंदर अक्सर छोटे छोटे हादसे पेश आ जाते हैं, जिन्हें कैसे टैकल करें हमें समझ नहीं आता। ऐसे में हमें ज़रूरत पड़ती है फर्स्ट एड की। आज हम आपको लेकर चलेंगे मधु जी के पास, जो हमें फर्स्ट एड के बारे में जानकारी देंगी। और इसके बाद हम आपके ही किचन में चलेंगे, जहां बहुत सारे मसाले मौजूद हैं जिनमें छुपे हैं घरेलू नुस्खों के राज। जानेंगे डॉक्टर मुजम्मिल से। तो चलिए, इन सब के लिए हम स्टूडियो से बाहर चलते हैं और मिलते हैं इन सभी लोगों से। एक बार फिर से हम आ गए हैं संगीता जी के पास। पिछली मर्तबा संगीता जी आपने हमारे नाजरीन को काफ़ी मालूमात फराहम की थी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में। लीजिए, एक बार फिर से हम आपको जहमत देने आ गए हैं। मोस्ट वेलकम, प्लेजर।
अच्छा संगीता जी, अगर बात करें ख़वातीन जी। की, तो एक वक्त, एक पड़ाव, एक मकाम ऐसा आता है जब बच्चों से ना वो कोप अप नहीं कर पाती। वो इस तरह की हस्बैंड के साथ तो गुजर जाती है, लेकिन एक जनरेशन गैप की वजह से कई बार बच्चे ना ब्लेम लगाने लगते हैं कि भाई नहीं, ये ठीक नहीं, वो नहीं। आप उनको कुछ पहनने ओढ़ने के लिए टोक दें या किसी भी बात के लिए टोक दें तो वो एकदम से मतलब कहते हैं कि आपको तो पता नहीं, आप गुजरे ज़माने के हो, आप पुराने दौर के हो। तो ऐसे में क्या ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जो कोर्स है ऐसी ख़वातीन के लिए कारगर साबित हो सकता है? मैं बहुत खुश हूँ समरीन, आपने इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है ये। मुझे लगता है कि एक औरत की ज़िंदगी में चेंजेस ही चेंजेस हैं। बिल्कुल। पहले तो माँ का घर छोड़ के ससुराल जाए, फिर वहाँ पे सबसे निभाए, फिर अपने बच्चों से निभाए, फिर बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनके अपने ख़यालात होते हैं और वो एडल्टहुड में आते हैं तो उनको लगता है इनकी बातें ठीक नहीं है। और पुराने टाइम में और आज के टाइम में ये इतना मेजर डिफरेंस है। आज हर बच्चे के हाथ में कंप्यूटर है, ही नोज सो मच मोर, मतलब उसको अपने माँ बाप से भी बहुत ज़्यादा पता है। तो एक क्लैश होना बहुत मतलब स्वाभाविक है, बहुत इजी है। मदर्स सोचती हैं, औरतें सोचती हैं कि हम ही ने तो इनको खिलाया पिलाया है, हम ही ने तो आज ही ऐसे बोल रहा है। लेकिन बच्चों को लगता है ये कहाँ बैठी हैं घर में, इनको तो पता ही नहीं दुनिया में क्या हो रहा है। तो जाने अनजाने में मुंह से ऐसी बातें निकलती हैं जो चुभती हैं। तो उस स्टेट में लेडीज़ के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उनका रोल चेंज हो रहा है एडल्ट बच्चों के साथ। और कहाँ पे उनको ये बात समझनी है, कहाँ नहीं समझनी, क्योंकि ये तो ऑनगोइंग चीज़ है, ये चलती ही रहेगी। और जैसे जैसे ज़िंदगी में रोल्स चेंज हो रहे हैं वैसे वैसे आपको अपने आप को बदलना पड़ता है। तो मेरे ख्याल में 80% लोग थोड़े से अनकंफर्टेबल हो जाते हैं या बहुत जल्दी बदल नहीं पाते, या तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हर औरत को ये बात समझनी चाहिए कि ये ज़रूरी चीज़ है। और ये पर्सनालिटी एक उम्र के साथ जुड़ी हुई चीज़ नहीं है। ये जितना भी हम बड़े हो जाएं, हमारा माहौल बदल रहा है, बच्चों को ही क्यों, हस्बैंड भी आजकल चाहते हैं कि तो टाइम टाइम पे बदलाव तो बहुत ज़रूरी है। और अवेयरनेस हो जाए, आपको पता चल जाए, आपको मालूमात हो जाए कि मुझे ये करना है और ये नहीं करना है, तो उससे अच्छी बड़ी बात क्या है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जो कोर्स है, क्या वो हर एज ग्रुप की फीमेल्स कर सकती हैं? क्योंकि हमारा प्रोग्राम तो वैसे भी ख़वातीन पर ही मुनहसर है, तो क्या हर एज ग्रुप की फीमेल्स इसे कर सकती हैं? और साथ ही अगर बात करें लड़कों की, तो क्या उनके लिए भी काफ़ी कारगर साबित हो सकता है? बिल्कुल, हमारा कोर्स आई वुड से कि लड़कों के लिए भी उतना इम्पॉर्टेंट है, लड़कियों के लिए भी उतना इम्पॉर्टेंट है। लड़कियों के लिए तो मुझे लगता है और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि लड़कियों की रोल चेंजिंग लड़कों की रोल चेंजिंग से बहुत ज़्यादा है। नो डाउट मैं अभी ज़्यादा लेडीज़ के बारे में ही बात करूँगी कि जब शादी भी आप देखिए ना, कि लड़कों को तो कभी कोई तैयार ही नहीं करता कि बेटा तुम्हारी शादी होनी है, तुम्हें ये करना है, ये नहीं करना है, इससे निभाना है। लेकिन लड़कियों को तो बचपन से ही हम तैयार करते रहते हैं, तुम्हें अपने घर में जाना है, तुमने ये नहीं सीखा है, तुम ये करोगी तो तुम्हारे काम आएगा, वहाँ तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। हम वो एक बर्डन देते हैं। और जैसे ही लड़की की शादी होती है तो मुझे लगता है कि उसको एक नई आंखों से देखा जाता है कि कैसे चल रही है, कैसे बैठ रही है, कितना काम कर रही है, क्या कर रही है। वहाँ रोल चेंज होता है। आपके माँ बाप तो पीछे रह गए, नए लोग जुड़े, उनसे कैसे निभाना है। फिर आपके बच्चे होते हैं, जब तक बच्चे स्कूल जाते हैं तो मुझे लगता है मदर दोबारा से, अगर मदर इतनी बच्चों के साथ टाइम दे तो दोबारा से बच्चों के साथ पढ़ जाती है, फिर उनके फ्रेंड से ज़्यादा सीख जाती है। और ज़्यादातर हमने देखा है कि फादर और मदर में भी डिफरेंस आ जाता है। यहाँ पे बच्चे माँ के क्लोज ज़्यादा होते हैं, लेकिन जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं वो क्लोजनेस कहीं और ही चली जाती है। और थोड़ी सी स्मार्ट होना चाहिए मदर को, आपको ऐसे बात नहीं करनी है, आपको पता नहीं आप उससे कैसे बात कर रहे थे। तो ड्रेसिंग अप, एवरीथिंग, सब कुछ पे चेंज आने लग जाता है, जो मदर ने शायद कभी इतने साल सोचा ही नहीं होता, कभी अपने पे ध्यान ही नहीं दिया होता। और सडनली एक बड़ा अच्छा तो नहीं बोलूँगी, एक एम्प्टीनेस सिंड्रोम होता है कि हम पूरी ज़िंदगी बच्चों को खिलाते पिलाते पढ़ाते, पूरी ज़िंदगी डेडिकेटेड होती है, और सडनली वो अपनी नौकरी में कहीं और निकल जाते हैं तो मदर्स हो जाती हैं खाली। और उस टाइम में आदमी चिड़चिड़ा भी होता है और एक्सपेक्टेशन भी होती है, और हस्बैंड तो अपने काम में ही बिजी होते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि उस टाइम में भी अगर ये कोर्स करें तो वो उस उम्र में आके भी अपने मन की बातें पूरी कर सकती हैं बिना किसी को नाराज़ किए हुए। तो यहाँ भी हम बहुत हेल्प करते हैं।
अच्छा संगीता जी, ये बताइए कि अगर मिडिल क्लास फैमिली से कोई ताल्लुक़ रखता है और ये कोर्स करना चाहता है, तो क्या उसे परेशानी आ सकती है कि अगर उसका उतना बजट नहीं है, या फिर ये आराम से मतलब इस कोर्स को करा जा सकता है? समरीन, ये भी एक बहुत एप्ट क्वेश्चन है। इनफैक्ट जब मैंने कोर्स शुरू किया था तो मेरा कोर्स एक आम आदमी के लिए था, ठीक है। और मैंने हमेशा सोचा कि जो लोग कॉर्पोरेट में जाते हैं उनको तो बहुत सारे वर्कशॉप्स और वो सब कराया जाता है, एक आम आदमी के पास ये टूल नहीं है। वह हमारा एक तरीका है किसी को भी कोर्स में एनरोल करने का। अच्छा। हम एक पर्सनैलिटी टेस्ट करते हैं जिसमें मैं अपने कैंडिडेट को या जो भी आते हैं हमारे से बातचीत इस कोर्स के लिए करने के लिए, तो वो टेस्ट करते हैं। कभी कभी मैं मना भी कर देती हूँ कि आप तो ऑलरेडी बहुत अच्छे हो, आपको खुद ही नहीं पता आप कितने अच्छे हो। और कभी कभी हम काउंसलिंग करते हैं जो 1 घंटे की होती है, कभी कभी हम किसी को कस्टमाइज सेशन दे देते हैं, और किसी को हम महीने। हमारा फुल कोर्स मंथ का है और मॉडरेट फीस है, हर इंसान इसको ले सकता है। अच्छा, तो ये एक खासियत है इस कोर्स की। संगीता जी, एक चीज़ और हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि आजकल YouTube पर सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है, तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस भी अगर हम देखें तो उसमें सर्च करें तो मिल जाती हैं, तो फिर कोर्स ही क्यों किया जाए, ये बताइए। आपको पता है आजकल सारी वर्कशॉप्स इस बात से शुरू की जाती हैं कि अर्जुन के भी गुरु थे कि हर इंसान को एक गुरु की ज़रूरत होती है। नो डाउट बहुत सारे लोग यूट्यूब वीडियोस देखते हैं। अगर आपको लगता है कि आप उससे लेके ठीक हो रहे हो, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अगर आपको लगता है कि जैसे ही आप डेली रूटीन में आते हो और फिर वैसे के वैसे ही हो रहे हो या प्रॉब्लम्स हल नहीं हो रही हैं, तो आई थिंक उस टाइम में हमें एक डॉक्टर की ज़रूरत है। और हम अपने आप को दिल के डॉक्टर बोलते हैं कि हम आपकी प्रॉब्लम्स का बहुत आसान, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आपको बस ये एक तरीका बताते हैं, हम टूल्स देते हैं जिनको आप लाइफ में कभी भी यूज़ कर सकते हो। इट्स नॉट दैट कि आपको उसी टाइम की प्रॉब्लम को हल करना है। अगर आपका कॉन्फिडेंस आज कम है, आपने ठीक करा अपने आप को, कभी कुछ सालों में फिर इंसान ऐसी सिचुएशन में आ जाता है कि लगता है कि शायद मेरे से ये होगा नहीं, तो आई थिंक वहाँ पे थोड़ा थोड़ा हमारा रोल आता है। और वीडियोस भी आपको अच्छा कर सकते हैं, लेकिन कोर्स आपको बहुत सारे टूल्स दे रहा है। तो ये चीज़ तो मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई उंगली पकड़ के जब चलाता है तो उससे फ़र्क तो पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संगीता जी। आपने पिछली बार भी हमें काफ़ी कुछ बताया था और इस बार भी बताया था, और इस सब बातों का ये सार निकलता है कि अगर हम छोटी छोटी बातों पर, अपनी शख्सियत पर ध्यान दें तो काफ़ी कुछ अच्छा किया जा सकता है, उसे निखारा जा सकता है, ख़ुद को बेहतर तरीके से पेश किया जा सकता है। शुक्रिया आपका। प्लेजर। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। नाज़रीन, ज़िंदगी हादसों से भरपूर है, और अगर घर की बात करें तो छोटे मोटे हादसे पेश आते ही रहते हैं, कभी हमारे साथ तो कभी हमारे अपनों के साथ। और ऐसे में हमें ज़रूरत पड़ती है फर्स्ट एड की। और फर्स्ट एड के मतलब जो होता है वो सिर्फ एक बॉक्स बना लेना या फिर छोटी मोटी चोट पर पट्टी बांध देना या और दवाइयाँ नहीं हैं, बल्कि इससे और बहुत कुछ है। और ये बहुत कुछ और क्या है, यही जानने के लिए आज हम आपको लेकर आए हैं डॉक्टर मधु के पास। तो आइए चलते हैं और करते हैं उनसे बात। कैसी हैं मधु जी आप? मैं बहुत ठीक हूँ, शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला, और आपका हमारे प्रोग्राम में खैर मकदम है। प्लीज़ बैठिए। जी शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर मधु, आज हम आपसे बहुत ही अहम सवालात के जवाब लेने के लिए आप तक आए हैं। सबसे पहला और अहम सवाल तो यही है कि आखिर फर्स्ट एड होता क्या है? बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। मैं फर्स्ट एड के बारे में बताना चाहूँगी। बेसिकली एक तरीके का मेडिकल बॉक्स है जो हर घरों में होना चाहिए। इसमें बेसिकली मेडिकल टूल्स और कुछ सप्लाईज, कुछ पर्सनल मेडिसिन्स और कुछ कंट्रोल्ड मेडिसिन्स होती हैं जो कि अकॉर्डिंग टू द फैमिली मेम्बर्स डिपेंड करती हैं। अगर मैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताना चाहूँगी कि पहले जो फर्स्ट एड किट बॉक्स होते थे उसमें बेसिकली वो सर्जिकल टेप्स, एडेसिव्स, सीजर्स, कुछ छोटी मोटी सी दवाइयाँ रखते थे। बट आजकल क्या सिनेरियो थोड़ा चेंज हो गया बिकॉज ऑफ अवर लाइफ स्टाइल। अभी हमें थोड़ा सा अपनी मेडिकल जो हमारी पर्सनल मेडिसिन्स होती हैं हमें वो रखनी होती हैं। इसके अलावा हम फीवर के लिए रखते हैं पैरासीटामोल्स वगैरह। इसके अलावा कुछ हेडेक की मेडिसिन्स होती हैं, कुछ सर्जिकल टेप्स होते हैं, बैंडेजेज होती हैं, सीजर्स होती हैं जो मेडिकल सीजर्स होती हैं जिसको हम केवल इसी पर्सनल यूज के लिए ही करते हैं।
इसके अलावा हम ट्वीजर्स भी रख सकते हैं। इसके अलावा कुछ बैंडेजेज होती हैं, कफ मेडिसिन्स होती हैं, एलर्जिक मेडिसिन्स होती हैं, एंटासिड्स होते हैं जो बहुत ही ज़रूरी चीज़ें होती हैं। एसिडिटी के रिलीवर्स के लिए भी हम रखते हैं, मसल्स रिलैक्सेंट रखते हैं, बिकॉज ये सब चीज़ें आजकल बहुत ज़रूरी होती हैं। तो हमारे फर्स्ट एड किट बॉक्स में ये चीज़ें तो बहुत ही ज़रूरी होनी चाहिए। मधु जी, हम खवातीन का ज़्यादातर वक्त तो किचन में गुजरता है। ऐसे में अक्सर क्या होता है कि खाना पकाते हुए अक्सर हाथ जल गया, या फिर मतलब हम कुछ काट रहे हैं तो कट गया कहीं, तो एकदम से हमें समझ में नहीं आता कि अब क्या करें। तो ऐसे में क्या किया जाए, फर्स्ट एड कैसे लें? अक्सर लेडी जब किचन में काम करती है तो छोटा मोटा जल जाती हैं। तो अगर मैं इसको मेडिकली भाषा में बोलूँ तो क्या होता है कि ये भी 3-4 तरीके का होता है। फर्स्ट डिग्री बर्न जैसे होता है, उसमें हमारी स्किन की ऊपर की लेयर ही डैमेज होती है। सेकेंड डिग्री बर्न में क्या होता है, थोड़ा सा हमारा जो जलने का प्रभाव होता है वो डीपर लेयर्स पे चला जाता है। एंड थर्ड डिग्री बर्न में क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा मेडिकली डैमेज हो जाता है। और अगर फोर्थ डिग्री बर्न की बात करें तो ये बोन्स एंड जॉइंट्स तक पहुंच जाता है। तो जनरली अगर किचन में ही होता है तो हम फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री बर्न को ही फर्स्ट एड से ट्रीट कर सकते हैं। एंड मेडिकल इमरजेंसी है तो हमें डॉक्टर से कंसल्ट तो करना ही है। फर्स्ट डिग्री में क्या होता है कि अगर कुछ जल गया तो हमें सबसे पहले जहाँ पे भी जिस भी स्किन के पार्ट पे जला हुआ है उसको 15 से 20 मिनट जो हमारा नॉर्मल टैप वाटर होता है उसके पास अपने हाथ को या जो भी आपका बॉडी पार्ट है उसको रख देना चाहिए और रनिंग टैप वाटर में उसको प्रॉपरली वॉश करना चाहिए। देन उसके बाद उसको अच्छे से ड्राई करना चाहिए कोई साफ़ कपड़े से। इसके बाद उसको प्रॉपरली साफ़ होने के बाद जो किलिंग पेपर होता है एक, उससे उसको रैप कर देना चाहिए। क्लिंग पेपर में जनरली क्या होता है कि उससे आपकी स्किन को वो टच नहीं करता है। इसके पहले अगर आपको लगता है कि चोट ज़्यादा लगी है तो आजकल बहुत सारे एंटी वर्निंग क्रीम्स वगैरह भी आती है, जैसे सोफ्रामाइसिन, वर्नोल्स वगैरह, तो हम उनको भी लगा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए, जब भी हम घरों में फर्स्ट एड वर्निंग ट्रीटमेंट करते हैं तो हम 3 सेंटीमीटर का जो एरिया होता है डायमीटर, उससे ज़्यादा के एरिया अगर है तो हमें डायरेक्ट ही तुरंत ही मेडिकल कंसल्ट करना चाहिए। अगर 3 सेंटीमीटर का एरिया है तो हम उसको घर में प्राइमरी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। देन फिर हमें हॉस्पिटल्स में अगर हमें लगता है कि इमरजेंसी सिचुएशन से या कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो डॉक्टर के पास कंसल्ट करना चाहिए। और थर्ड और फोर्थ डिग्री का तो है तो उसके लिए तो हमें इमीडिएटली मेडिकल ट्रीटमेंट लेना चाहिए, एम्बुलेंस को कॉल करना चाहिए। एंड जो भी हमारी मेडिकल हेल्पलाइन नंबर हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किए उन पे कॉल करके संपर्क करके तुरंत एडमिट ही हो जाना चाहिए। ये तो जलना हो गया, अगर कट जाता है, छोटा मोटा कट जाता है तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए, उस केस में भी सबसे पहले हमें अपने जो भी जहाँ पे भी कटा है उसको रनिंग वाटर के पास तो उसको प्रॉपरली वॉश आउट करना चाहिए। एक बार वॉश होने के बाद उसको कंप्रेस करना चाहिए, जिसको कोल्ड कंप्रेस कहते हैं, तो उसको किसी भी क्लीन टॉवल से थोड़ा सा दबा देना चाहिए। उसके बाद हम उसमें कोई भी एंटीसेप्टिक क्रीम लगा के उसमें सर्जिकल बैंडेज लगा के उस पर कॉटन लगा के सर्जिकल बैंडेज लगा के वुंड्स को कवर कर सकते हैं। या अगर घाव आपका कम है तो हम नॉर्मल बैंडेज भी लगा सकते हैं सर्जिकल गॉज की जगह। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई। चलें, ये तो हुई कटने और जलने की बात। कई बार ऐसा होता है कि हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है या अचानक हम फिसल के गिर गए, तो ऐसे में भी हम पैनिक हो जाते हैं, तब क्या किया जाए? तो इस केस में बोलना चाहूँगी कि सबसे पहले तो जिसके साथ हुआ है ये केस या जो घर में फैमिली मेम्बर्स है, सबसे पहले उनको पैनिक नहीं होना चाहिए। बिकॉज अगर आप पैनिक हो जाते हो तो जो पेशेंट है वो और भी जल्दी घबरा जाता है। तो हमें पहले तो कूल एंड काम करना चाहिए पेशेंट को जिसके साथ ये हुआ है। और अगर इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है तो सबसे पहला हमारा ये काम होता है कि जिस भी सोर्स से लगा है हमें कोशिश करनी चाहिए, डायरेक्टली पेशेंट को टच नहीं करना है, किसी भी लकड़ी की चीज़ से उसको हटाना है और सोर्स को तुरंत ऑफ कर देना है, सो दैट कि इलेक्ट्रिक का जो करंट है वो उसकी बॉडी में फ्लो ना हो। और हमें ऐसे समय कोशिश करनी चाहिए कि हमें जो इंसुलेटर्स वाले मटेरियल्स होते हैं, जैसे रबर चप्पल्स होती है, स्लीपर्स होती है, वो हमें पहननी होनी चाहिए। तो इसके अलावा अगर हमें उसको प्रॉपरली लिटा देना चाहिए, कूल एंड काम रखना चाहिए। अगर उसको लगता है विक्टिम्स को या पेशेंट्स को कि वो सफोकेटिंग हो रहा है तो हमें उसके लिए थोड़ा सा वेंटिलेशन प्रॉपर करना चाहिए जहाँ पे भी उसको लिटाया है। देन हम उसके साथ CPR का भी कर सकते हैं कि हमें लग रहा है कि उसको प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है, उसकी ब्रीदिंग नहीं आ रही है प्रॉपर,
तो हम CPR वाला भी कर सकते, ब्रीदिंग भी इसकी भी कोशिश कर सकते। हालांकि इस केस में हमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, घर में हमें जाके डॉक्टर को ही कंसल्ट करना चाहिए। जो भी हमारी हेल्पलाइन नंबर्स है उन पे हमें करना चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट, सारे जो भी घरों में औरतें रहती है, लेडीज होती है, उनको हेल्पलाइन नंबर्स पता ज़रूर होने चाहिए। तो इस केस में तो इलेक्ट्रिक शॉक के केस में होता है। दूसरा आपने जैसे पूछा था, फिसलने के लिए पूछा था, तो फिसलने के केसेस में हम सबसे पहले तो जो भी पेशेंट है, विक्टिम्स है, उसको प्रॉपरली बिठा देना चाहिए कंफर्टेबल पोजीशंस पे और चेक करना चाहिए कि कहाँ पे उसका हुआ है। सपोज पैर में हुआ है, एक इसका फंडा होता है RICE, तो हमें इन 4 चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। R फॉर रेस्ट, तो हमें प्रॉपरली जिस प्लेस पे हुआ है उसको प्रॉपरली रेस्ट देना चाहिए। देन हमें आई मीन्स हमें उसको देखना है कि प्रॉपरली उसकी मतलब हमें आइसिंग करनी है, लेकिन डायरेक्टली स्किन पे नहीं करनी। कभी भी कोल्ड आइसिंग को डायरेक्टली हम स्किन पे नहीं रखते। हम पहले सर्जिकल बैंडेज को लेते हैं, देन उसको थोड़ा सा हम प्रेस करते हैं, देन हम आइस रखते हैं, देन उसको प्रॉपरली कवर करते हैं। देन कंप्रेशन, C फॉर कंप्रेशन, तो हम उसको सर्जिकल जो हमारी बैंडेज होती है, गॉजेज होती है, उनसे कर देते हैं। E फॉर एलिवेटर्स, मीन्स सपोज हमारे पैर में हुआ है तो हमें थोड़ा सा उस पोजीशंस को हमें थोड़ा ऊपर की तरफ रखना चाहिए, सो दैट सर्कुलेशन हमारा प्रॉपर हो। तो ये हमें दिन में कम से कम 3 से 4 बार और एवरी 20 मिनट्स के लिए करना चाहिए। तो ये जनरल हम फर्स्ट एड कर सकते हैं, सो दैट देन अगर हमें लगता है कि ज़्यादा इशू हो रहा है तो फिर ऑब्वियसली डॉक्टर को ही कॉल करना चाहिए। मधु जी, आपने फर्स्ट एड से मुतालिक हमारे नाज़रीन को काफ़ी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने जो जानकारी दी है उससे यही नतीजा निकलता है कि हम ख़वातीन का ज़्यादातर वक्त अगर किचन में गुजर रहा है और कोई हादसा हमारे साथ पेश आ जाए छोटा मोटा, तो हमें पैनिक नहीं होना चाहिए, बल्कि समझदारी के साथ फ़र्स्ट एड का इस्तेमाल करना चाहिए। मधु जी, अगली बार हम आपको फिर से ज़हमत देंगे, कुछ और सवालात आपसे करेंगे। तब तक के लिए आपका शुक्रिया जी, धन्यवाद। नाज़रीन, हर हफ्ते हम आपकी जानकारी में इजाफा कर रहे हैं और ये पुख्ता करने की कोशिश भी कर रहे हैं कि हमें मालूम तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम उसे अप्लाई करने में डरते हैं। हमें जो मालूमात हासिल है वो कितनी ऑथेंटिक है और सही है, यही जानकारी हासिल करने के लिए आज एक मरतबा फिर से हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर मुज़म्मिल रहमान। आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब, आज एक बहुत ही अहम जो किचन की चीज़ है उसके बारे में हम आपसे मालूमात हासिल करना चाहेंगे, जो कि हमारे खाने में भी काफ़ी इस्तेमाल होता है, और वो है ज़ीरा। तो ये बताइए कि ज़ीरा मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से कामयाब है और सही है? ज़ीरा आप देखते हैं कितनी छोटी सी चीज़ है, लेकिन ये बहुत बड़े कारनामे अंजाम देती है। मैं अभी आपको बताऊंगी। ज़ीरा, ये कुदरत ने ना ऐसा एक निज़ाम रखा है कि जो हम खाना खा लेते हैं उससे हमारा वज़न बढ़ सकता है, उससे ज़्यादा हो सकता है, ज़्यादा खाने से बीमारियां भी हो सकती हैं, लेकिन साथ साथ हम उन्हीं खानों में मसाले भी डाल देते हैं, तो वो उनका इफ़ेक्ट कम करने के लिए भी साथ में हम डाल देते हैं। ये सिस्टम ही ऐसा है, हम ऐसे ही नहीं डालते हैं कि सिर्फ मज़े के लिए। ज़ीरा एक ऐसी चीज़ है, अगर हम इसको सब्ज़ी में डाल देते हैं, अगर आपने एक फ़ैटी खाना खाया लेकिन यहाँ से अपने ज़ीरे वाली कोई चीज़ खाई, ज़ीरा उस फैट को, उस कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हमारी मदद करता है। अच्छा, बिल्कुल। आपने ये देखा होगा कि जीरे का पानी का आजकल बहुत चलन है, वजन कम करने के लिए हर कोई जीरे का पानी पीने लगा है, या इसके अवेलेबल भी है प्रिपरेशंस मार्केट में। अर्क ज़ीरा जिसको बोलते हैं, जीरे का अर्क निकाल के सुबह सुबह नहर मुंह पिलाने के लिए कहते हैं, उसका भी यही है कि कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा, ओबेसिटी कम हो जाएगी, वेट रिडक्शन हो जाएगा। बहुत फ़ायदा देती है खाली पेट अगर आप ज़ीरा लेंगे। एक और चीज़ शायद हमारे नाजरीन को नहीं पता होगी, उनको मैं बताऊं, ज़ीरा में बहुत आयरन है। अच्छा, खून की कमी जिनको है वो ज़ीरे का अगर बाकायदा इस्तेमाल करे, काफ़ी हद तक उनके अंदर आयरन डेफिशिएंसी जो है, हमारे हिंदुस्तान में अगर देखा जाए ख़वातीन के अंदर, यंग गर्ल्स के अंदर आयरन की इतनी ज़्यादा डेफिशिएंसी है। अगर हम इसको अपनी रोज़मर्रा की डाइट में इस्तेमाल करें, इसमें आयरन है, वो रिप्लेस हो सकती है उनकी वो डेफिशिएंसी। जो यंग लड़कियां होती है, जो पीरियड्स होते हैं उनके, माहवारी एवरी मंथ उनका ब्लड लॉस हो जाता है, अगर वो भी लगातार अपनी डाइट में ज़ीरे का इस्तेमाल करें तो वो जो रिप्लेसमेंट उनका हो जाएगा, जो ब्लड लॉस हो गया उनका, वो आयरन फिर से बनेगा। अच्छा, ये तो होगी ये सारे इस्तेमाल। उसके अलावा जो मसाले जात के एक इस्तेमाल है कि लेग्जेटिव है, कार्बोनेटिव है। लेग्जेटिव का मतलब है मुलायन है, कि पेट को बिल्कुल सॉफ्ट रखता है, पेट साफ रहता है।
गैस अगर बनती है तो उसको तोड़ देता है, उस रिया को ये तोड़ देता है। तो ओवरऑल डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है ये ज़ीरा। तो ज़ीरे का इस्तेमाल तो हमें हर खाने में रोज़मर्रा ही करना चाहिए। इसकी इन चीज़ों को देखते हुए कि हमारा वज़न भी कंट्रोल में रहेगा। ज़ीरे को खाने में लेने के अलावा भी हम ज़ीरे का पानी रोज़मर्रा इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको रात भर भिगो के रखें या बॉईल करके रखें, सुबह पी लें अगर हम मार्केट से नहीं ला सकते हैं। जो हम घर में बनाते हैं वो बिल्कुल एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड है और हमारे आंखों के सामने बना हुआ होता है और काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। तो ज़ीरे का इस्तेमाल आप वज़न को कम करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को सही करने के लिए, और जो मैंने एक बात बताई कि आयरन डेफिशिएंसी को रिमूव करने के लिए बहुत इस्तेमाल है। मैं ये चाहूँगी कि हमारी जो यंग लड़कियां हैं वो इसका बाज़ाब्ता इस्तेमाल करें, रोज़मर्रा इस्तेमाल करें। कोई दिक्कत नहीं है अगर हम बाज़ार के आयरन प्रिपरेशंस लेती हैं, उनकी वजह से कई बार कब्ज़ भी हो जाता है। लेकिन अगर आप ज़ीरा इस्तेमाल करेंगे अपनी डाइट में या उसका पानी, खून का बढ़ाने के साथ साथ ये आपके लिए मुलायम भी है, तो आपकी वो जो साइड इफ़ेक्ट है आयरन प्रिपरेशंस का वो भी नहीं रहेगा। नाज़रीन, हमें पूरी उम्मीद है कि हमेशा की तरह इस बार भी हमारे प्रोग्राम से आप काफ़ी फैज़याब हो रहे होंगे। तो चलिए इस वादे के साथ कि अगली मर्तबा फिर आपसे होगी मुलाकात, दीजिए इजाज़त मुझे। अपना ख्याल रखिए और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।